शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाँव, एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे सो घाव। जी हाँ दोस्तों, इस पूरी दुनिया में मात्र शब्द ही एक ऐसी चीज़ है जो पल भर में या तो दुनिया बसा दे या आपकी पूरी दुनिया उजाड़ दे। इसीलिए कहा जाता है कि शब्दों की महिमा शब्द ही जाने। और वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग कह करके गए, जब भी बोले मीठा बोले, प्यार से बोले और साथ में सोच समझकर बोले। क्योंकि जिस तरह से कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता है लौट के, इसी तरह मुंह से निकला हुआ शब्द भी कभी लौट के वापस नहीं आता। आपके द्वारा बोले गए शब्द या तो आनंद की अनुभूति कराते हैं या इंसान के दिल को दर्द पहुंचाते हैं। तो इसलिए बोलते समय अपने शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करें। इसी प्यारी सी सोच के साथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत और साथ में अभिनंदन आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम धरती धोरारी में। स्वीकार करें कुलदीप का नमस्कार। दोस्तों, इस छोटी सी दुनिया के अंदर कुछ लोग बड़े ही निराले होते हैं, उनका व्यक्तित्व तो बड़ा अलग होता है। क्योंकि कुछ लोगों का मानना होता है कि यह जीवन बड़ा छोटा है, इसलिए जितने भी लोग मिले उन सबसे प्यार से मिले, हंस के मिले, बातें करते रहें। क्योंकि इंसान जब इस दुनिया से जाता है तो जाने के बाद इंसान के पास सिर्फ उसकी बातें होती हैं या उसकी यादें ही होती हैं, क्योंकि यादें कभी मिटती ही नहीं हैं। कुछ लोग अनजाने लोगों से, राह चलते लोगों से संवाद करने के शौकीन होते हैं, उनसे बातचीत करने का उन्हें बड़ा अच्छा सा हुनर आता है। जी हाँ, आज हमारे साथ जो गेस्ट आए हैं उनका भी व्यक्तित्व बड़ा अलग है, अंदाज एकदम जुदा है। वो भी अनजाने लोगों से, राह चलते लोगों से बात करने में बड़े निपुण हैं, माहिर हैं। तो लीजिए आपकी मुलाकात कराते हैं आज हमारे कार्यक्रम में पधारे हुए गेस्ट मिस्टर अविनाश जोशी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन धरती धोरारी कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं धरती धोरारी कार्यक्रम के सभी दर्शकों को अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में अपने आप को मैं खुशनसीब मानता हूँ कि इस कार्यक्रम में मेरा चयन हुआ है, मैं यहाँ आया हूँ, आपसे बातचीत कर पाऊँगा, ज़िंदगी के उन अनछुए पन्नों को खोल पाऊँगा जो शायद आज तक ज़िंदगी में मुझे मौके नहीं मिले। एक व्यक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए बहुत सारे माध्यम और मुकाम होते हैं। जी सर। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अभिव्यक्त करने के लिए दूरदर्शन एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से हम हमारे अनछुए पन्ने या अनलिखे पन्ने या अनगढ़त पन्ने, उनको हम खोल के अपने व्यक्तित्व को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। अगर ज़िंदगी में हमने कुछ किया है, कुछ करने लायक हुए हैं, और अगर कुछ पन्ने खुल के किसी के काम आ जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक अच्छी बात होगी। क्या बात है सर, आपने तो बहुत अच्छी बात कही है कि जाहिर सी बात है इंसान को अभिव्यक्त करने के लिए कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। आपने बहुत अच्छी बात कही। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपका सर बचपन कहाँ बीता, आपकी सर पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही? मैं मारवाड़ जोधपुर से बिलोंग करता हूँ। मारवाड़ जो है वो अपने आप में कई तरह से बड़ा फेमस और प्रसिद्ध जगह है। मारवाड़ के बारे में कहते हैं जब हिंदुस्तान और विदेशों में जाके मारवाड़ियों ने अपना परचम फहरा दिया तो हम लोग, हमारा जो सीना और हमारा सर एक बार ऊपर हो जाता है कि हम मारवाड़ की धरती से आते हैं। और मारवाड़ एक ऐसी जगह है जहाँ की तंग गलियों में जीते हुए हम हमारी परंपराओं को जिंदा रखते रहे हमेशा। वहाँ शहर के अंदर का जो माहौल है, जो परंपरागत ज़िंदगी है, जो एक आत्मविश्वास है, जो एक छोटी सी ज़िंदगी जीने की अपनी एक कला है, कम संसाधनों में बहुत कुछ जीने का अपना एक हुनर है, ये सब चीज़ें जो मारवाड़ के लोगों में हैं, उनसे हमने हमारा जीवन वहाँ से प्रारंभ किया। हमने देखा किस तरह हमारे जो बाबा हैं या हमारे जो माता जी हैं या जो पिताजी हैं, जो मेरे भाई हैं या मेरा जो परिवार है या जो मेरा आसपास का समाज है, उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी को जिया। एक छोटा सा एक आयाम होता है ज़िंदगी का, बहुत कुछ लंबे सपने नहीं होते, कुछ बुरी आदतें भी नहीं होती। रात रात तक ज़िंदगी जो है वो हथाइयों पे गुजर जाती थी, लोग हथाइयों पे बैठे रहते थे। और वहाँ पे जॉर्ज बुश से लेके सचिन तेंदुलकर से लेके और लोकल अगर कोई घटना होती थी तो उसका जिक्र इस कदर कर लेते थे कि जैसे टीवी या बहुत बड़ी बड़ी जो मीडिया हाउसेस हैं वो नहीं कर रहे हो। तो एक जो आत्मसम्मान की जो एक लगता था या आत्म अनुभूति होती है एक व्यक्ति को, उससे एक संतुष्टि सा लगता है, वो वहाँ मुझे महसूस होती थी। क्या बात कही सर आपने कि मतलब कि आपके जीवन का हर एक ऐसा पहलू जिसके ऊपर आप बात करना चाहें, आप वहाँ आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। और रही बात मारवाड़ की, तो सर बहुत अनूठी बात है। मैं जानना चाहूँगा कि आपको शब्दों का ये ताना बाना बुनने का सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ? ज़िंदगी जब प्रारंभ हुई तो मेरे जो पिताजी हैं वो स्पीच दिया करते थे, भाषण देने की कला थी उनमें और पढ़ने की भी कला थी।
तो मैं बचपन में जब छोटा सा था तो एक पुस्तकों का भंडार चारों तरफ मुझे घर में नज़र आता था। मैं देखता था एनसाइक्लोपीडिया, उस समय हमारे घर में हुआ करता था जब गूगल वगैरह नहीं थे या इंटरनेट का आविष्कार नहीं हुआ था। तो मुझे लगता था कि आदमी का जो तीसरा नेत्र है वो पुस्तक है। अगर हम पुस्तकों के माध्यम से अपने संसार को विस्तृत कर सकें तो वो मुझे वहाँ पे उनसे समझ में आया। मेरे पिता जो है वो एक पढ़ाकू किस्म के इंसान थे, हमेशा हाथ में सिगरेट रहती थी और किताब रहती थी। तो ज़िंदगी ऐसी लगती थी कि बहुत कुछ मुझे आदर्श लगती थी, लेकिन एक चीज़ हमेशा नज़र आती थी कि अगर ये ज़िंदगी ऐसे जी जाए तो भौतिक जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्योंकि आदमी जब कला, साहित्य, संगीत या लेखन में जाता है तो हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है कि वहाँ पे कई बार ऐसा लगता है कि हम हमारी जो भौतिक साधन है उनसे थोड़ा सा हमें जो है वो त्याग करना होता है, क्योंकि एक तपस्या है, साधना है, और साधना जब की जाती है तो फिर भौतिक चीज़ों का त्याग करना होता है। ऐसा मैंने वहाँ पे देखा। उन्होंने अपना जीवन साधु संतों की तरह जिया था, पूरी ज़िंदगी किताबें पढ़ते रहे, भाषण देने की कला, लोगों में एनसाइक्लोपीडिया की तरह थे। जब बात करते थे तो ऐसा लगता था, जब अपना अंत समय था उनका, जब डॉक्टर से बात कर रहे थे तो ऐसा लगता था कि वो एनाटॉमी पे डिस्कस कर रहे थे, जबकि उनकी पढ़ाई कभी भी बायोलॉजी में नहीं हुई थी। तो मुझे ऐसे लोगों से ऐसा लगा कि ज़िंदगी कोई ज़रूरी नहीं है कि बायोलॉजी वाला बायोलॉजी की बात कर सकता है या कॉमर्स वाला कॉमर्स की बात कर सकता है। ये तो एक विस्तृत संसार है। समुद्र में गोते चाहे आप इस कोने में लगा लो चाहे उस कोने में लगा लो, ये तो आपका अपना विचार है। क्या बात कही है सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सर ज्ञान को कोई बांध नहीं सकता है। ज्ञान के सागर में इंसान जितने भी गोते लगाता है हर बार कोई ना कोई एक प्यारा सा मोती लेकर के आता है। यानी कि पढ़ने का शौक आपको बचपन से था। अक्सर कहा जाता है कि इंसान के व्यक्तित्व का एक हिस्सा उसके बचपन से हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। तो आपके व्यक्तित्व का ऐसा कौन सा हिस्सा जो आज भी आपके बचपन से जुड़ा हुआ है? सर मैं ये हमेशा चाहता हूँ कि अपने जीवन में बच्चा ही रहूँ, और उसके लिए मैं बाल सुलभ जो चीज़ें हैं उनका बड़ा शौकीन रहता हूँ। जब तक इंसान के दिल में बच्चा रहता है तब तक वो रियल में अपनी ज़िंदगी ढंग से जीता है। कारण कि जो ये सकारात्मकता या आज के माहौल में जो नकारात्मक माहौल है उसमें अगर आपके अंदर का बच्चा जिंदा है तो आप एक सही मायने में एक मानवीय मूल्यों के सहित एक मानव हो, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं उस बच्चे को जिंदा रखने के लिए हमेशा संघर्षरत रहता हूँ। ज़िंदगी में हर उस मौके की तलाश करता हूँ जिसमें मेरा बच्चा जिंदा रहे, और उसके लिए मैं कभी लेखन का माध्यम का प्रयोग करता हूँ, कभी पत्र लेखन का करता हूँ, कभी कोई कविता लिखता हूँ, कभी कभी गुनगुना भी लेता हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी को व्यवस्थित करने की कोशिश करता हूँ। यानी क्या बात है, यानी कि देखा जाए तो कला का हर एक रूप आपके अंदर मौजूद है। लिख भी लेते हैं, बातचीत भी करते हैं, संवाद करने का आपको बहुत शौक है, और साथ में जैसा अभी आपने कहा कि आप गुनगुना भी लेते हैं। तो निसंदेह जैसे पड़ाव आगे बढ़ेगा हम आपसे कुछ ना कुछ सुनेंगे भी। आप किस तरह की कविताएं लिखते हैं? मेरा जो रुझान है, मैं स्पेशली कुछ सब्जेक्ट्स पे मेरा बड़ा गहरा है। एक तो मैं ये जो प्रकृति है, इसमें जो मानवीय प्रकृति है इसको ज़रा ऑब्जर्व करता हूँ। इंसान किस तरह जीता है, किस तरह बात करता है, किस तरह व्यवहार करता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है। दूसरा, मैं प्रकृति के अंदर जितने भी ये अवयव हैं, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, ज़मीन हो, पेड़ पौधे हो, प्रकृति जो भी है, उनको मैं ऑब्जर्व करके उनके बारे में कई बार लिखने की कोशिश करता हूँ। एक मेरा बहुत प्रिय विषय आध्यात्म। मैं ये मानता हूँ कि जो एक तीसरी शक्ति है वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमारे चारों तरफ विद्यमान है। जैसे आप और हम, कुलदीप जी, अगर अभी बात कर रहे हैं जी, तो तीसरी शक्ति जो है मुझे एक शक्ति दे रही है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, और उस शक्ति का जितना रूप और जितना पराक्रम और जितना वैभव मैं तलाश के लिखने की कोशिश कर सकता हूँ वो मैं लिखता हूँ। क्या बात है, यानी कि जो पंचभूत, जो पंच महातत्व है जिनसे इंसान का शरीर बना, आप उन सब के अंदर हद से ज़्यादा विश्वास करते हैं, और आप ये कहते हैं कि भारतीय दर्शन और सत्य में चिंतन वास्तव में सर्वोपरि था, जो इंसान को कहीं ना कहीं एक प्रेरणा का काम करता है। जी। तो आपने अब तक कितनी सारी कविताएं लिखी, और साथ में आपकी कोई एक ऐसी कविता जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब हो? तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी दर्शक हैं आप उनके लिए कुछ गुनगुना दे, 2 पंक्तियाँ। मैं पहले तो अपनी कुछ कविता पाठ से जो है वो स्टार्ट करना चाहूँगा, कारण कि मेरा सबसे ज़्यादा जो रुझान है प्रकृति, और सबसे पहले तो मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे गढ़ा, यानी मेरे बाबा, मेरे पिताजी को, जिनके अपने अक्ष में मैं हमेशा उनको तलाशता रहता हूँ।
क्या बात है सर। क्योंकि ये जो आपको जो मांस मज्जा का जो शरीर दिख रहा है, कहीं न कहीं उनका दिया हुआ एक अंदर मेरे कहीं न कहीं कोई पौधा पनप रहा है, जो अब शायद पहली कोपल फूटी है। ज़िंदगी बहुत लंबी है, शायद पेड़ बने नहीं बने ये तो नहीं पता जी, लेकिन हाँ, पुष्प पल्लवित होने की कल्पना है। बहुत अच्छी कल्पना है और आपके बहुत अच्छे विचार है। तो कुछ मैं पंक्तियां हो उन्हीं जाएं? के नाम एक मेरी कविता है, वो कुर्सी पे बैठे रहते थे बाहर जी, तो उनको मैं देखता रहता था। उस कुर्सी की याद में मैंने एक कविता लिख दी। मैंने लिखा, खाली बरामदे में कुर्सी और उसके साथ जुड़ी कुछ यादें, पापा की कुर्सी, बस उसके अलावा और नहीं। जब से गए हैं आप, कुर्सी उदास हो गई है, हम भी उदास हो गए। कुर्सी कभी नहीं रोती, हंसती भी तो नहीं है, बस एक टक देखती रहती है, शायद सारथी की तलाश हो। आजकल मैं अक्सर कुर्सी पे बैठ जाता हूँ, निहारता रहता हूँ उनके अक्ष को अपने कोमल हाथों में। पापा जब आप हंसते थे ना, तब कुर्सी कह कहे लगाती थी। क्या बात है। आज जब मैं हंसता हूँ ना, तब प्रश्न करती है, आपके बारे में पूछती है, बातें करती है। आजकल कुर्सी को मेरी आदत हो गई है, जब कोई और बैठ जाता है असहज हो जाती है। सब उसे निर्जीव समझते हैं ना, लेकिन यहाँ मैंने एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। जिंदगी में हर व्यक्ति के इसी तरह का एक स्वरूप है। ये पीढ़ियाँ बदलती है और अक्ष बदलते रहते हैं, लेकिन जो हमारे साथ जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, जो संसाधन चल रहे हैं, उनको भी हमारी आदत हो जाती है। जिस तरह किसी तकिए की हमारी आदत हो जाती है, हम वो तकिया बदल जाता है तो बड़े असहज हो जाते हैं। जी, मैंने देखा है कई इंसानों को, जब वो किसी होटल में जाते हैं या घर में जाते हैं, बोले वो तकिया नहीं, मेरा गला अजीब सा हो गया। तो ये जो असहजता है, ये उन चीज़ों को भी होती है जो हम प्रयोग करते हैं। मेरे जाने के बाद मेरे मकान असहज हो जाएगा, मेरी कुर्सी असहज हो जाएगी, मेरे साथ चलने वाले पेड़ पौधे असहज हो जाएंगे। हम उनके बारे में कभी बात ही नहीं करते। क्या बात कही है सर। एक्चुअल आपकी इस कविता के अंदर एहसासों का जो ताना बाना आपने बुना है, वो वास्तव में तारीफ़ काबिल है, क्योंकि इस जीवन के अंदर एहसासों के अलावा कुछ भी नहीं है। और माँ बाप की छाँव जिस इंसान को मिले, वो इंसान इस दुनिया का सबसे लकीस्ट पर्सन होता है, मेरा ऐसा मानना है। आपने आपकी लाइफ के अंदर कुछ समय के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कदम रखा था जी। और आपने बहुत लंबा सफ़र भी तय किया था। फिर अचानक से आपने उस पत्रकारिता के क्षेत्र को छोड़ दिया, तो ऐसी कोई खास वजह रही? शुरू से बचपन में एक इच्छा थी कि अपने आप को अभिव्यक्त लेखन के माध्यम से करूं। जी। और हर व्यक्ति का अपना एक सीमित दायरा होता है, सीमित संसाधन होते हैं। ज़रूरी नहीं हो कि उसका बहुत बड़ा सर्किल हो, बहुत बड़े गॉडफादर की तरह कोई आके उसको उठा ले। ज़िंदगी जीने का जरिया हमें ये लगा कि पत्रकारिता एक सबसे सुलभ माध्यम है। इस माध्यम से हम हमें अपने आप को व्यक्त कर पाएंगे, अभिव्यक्त कर पाएंगे। हर व्यक्ति अभिव्यक्त करने के लिए तलाश करता है। जो गाता है वो गाने के थ्रू अभिव्यक्त होता है, कलाकार पेंटिंग के थ्रू अभिव्यक्त करता है, लेखक लेखनी के थ्रू अभिव्यक्त करता है। मैंने सोचा मैं पत्रकारिता के थ्रू अपने जो विचार हैं, क्योंकि अंदर आग थी, जब तक आग धधक के बाहर नहीं आएगी तो वो जल जाएगा, अंदर शरीर जलेगा। तो वो विचारों की जो आंधी थी उसको बाहर लाना जरूरी था। उस आंधी को बाहर लाने के लिए मैंने पत्रकारिता का सहारा लिया। बहुत कुछ संतुष्टि भी मिली, जीवन में लिखने का बहुत अच्छा हमें आनंद मिला। और जो लेखक होता है उसको लिखने का जो मज़ा आता है, और जो देख के ऑब्जर्व करके जब वो लिखता है तो अपने आप को जब अभिव्यक्त महसूस करता है, तो वो शायद ज़िंदगी में अच्छी से अच्छी मिठाई खा के भी वो सुख नहीं मिल पाता जो ज़िंदगी में लेखक को लिखने के बाद जो सुख मिल पाता है। तो मैं बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त हो रहा था, ज़िंदगी भी ठीक चल रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो परिवार के पालन पोषण के लिए बहुत कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, और आज की आपाधापी वाले इस युग में जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी कई बार हम कल्पना करते हैं। उस कल्पनाशीलता को देखते हुए मैंने सोचा कि मेरा जो पूरा परिवार है, मेरा आसपास का जो समाज है, जो दुनिया है, वो शायद उस तरह नहीं होनी चाहिए कि उनको कुछ तकलीफ हो मेरे कारण। तो मैंने कुछ व्यावसायिक प्रोफेशनल डिग्रीज वगैरह की तरफ अपने आप को मोड़ा और सोचा कि पत्रकारिता को मैं शौक की तरह रखूं, और जो मेरी दैनिक रोज़मर्रा जीवन के लिए जो रोजी रोटी है उसको मैं प्रोफेशनल जीवन में डाल दूं।
बिल्कुल सही आपने सोचा सर, क्योंकि जब इंसान आगे बढ़ता है, उसका परिवार होता है, तो उसके बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पे आ जाती है, जिन्हें निर्वहन करने के लिए उसे बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। इस बात पे 2 लाइनें याद आ गई, मैं अर्ज कर देता हूँ। जी सर। निकले थे कुछ लोग मेरे दिल की गहराई को नापने के लिए, निकले थे कुछ लोग मेरे दिल की गहराई को नापने के लिए, मगर वो खाली हाथ ही लौट के आ गए, क्योंकि उन्हें मेरे दिल का दरवाज़ा नहीं मिला। काश कुछ देर वो ठहरते, काश कुछ देर वो ठहरते तो उन्हें दिल भी मिलता और साथ में दिल का दरवाज़ा भी मिलता। जैसा आपने बताया कि आपके पापा बहुत पढ़ते थे, बहुत सारी किताबों को पढ़ने का शौक़ था, आपको भी शौक़ है, तो आपके अलावा आपकी फैमिली में और किसको लिखने का या पढ़ने का शौक़ है? देखो, मैं बताता हूँ आपको ज़िंदगी किस तरह आगे बढ़ती है। हमने किसी तरह की ये जो शिक्षा या डिग्रियाँ या इसकी तरह की बच्चों को कभी उन्मुख नहीं किया उस तरफ, लेकिन मेरे दोनों बच्चे लिखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं डीएनए का असर आता है। क्योंकि जैसे फादर से हम में आया था, हमने लिखना चालू किया। मैंने कभी अपने बच्चों को ये नहीं बोला कि तुम लिखो, या ऐसे क्लास होती है, जैसे मैं आजकल देखता हूँ एक्टिंग की क्लास हो गई, लेखन की क्लास हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सहजता से अपने आप स्वतः ही पैदा होती है। निराला को कोई क्लास में नहीं बिठाया गया था। जी बिल्कुल। या प्रेमचंद कोई क्लास में नहीं गए थे, उनको एक प्रकृति ने एक शिक्षा दी थी, उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया और लिखा। इसी तरह हम में भी कहीं से आई और हमसे उन बच्चों में आई है। मेरा बेटा जो है इंडी पॉप सिंगर है, खुद लिखता है, गाता है और खुद ही सब अपने आप करता है। जब उसको बोलते हैं कवर सॉन्ग गाओ तो उसका बड़ा अजीब लगता है। तो आदमी में कहीं न कहीं ये गहराई से बैठ जाती है, उसको लगता है कि मैं अपने खुद का कुछ रचनात्मक काम करूं, जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं, जहां मैं बैठा हूं वहां कुछ दे के जाऊं, उसके लिए वो तत्पर रहता है। हाँ, पेट जरूर रोटी मांगता है, तो बहुत कुछ समझौता जीवन में होता है, हर इंसान के साथ होता है, हो सकता है बच्चों को भी करना पड़े। अगर मैं आपकी बात को मेरे शब्दों में कहूँ तो कहने का तात्पर्य है कि काम वही करे जिसमें दिल लगे, क्योंकि जब इंसान दिल से जो जुड़ा हुआ काम होता है इंसान करता है, पर उसको प्रति स्वयं के प्रति ईमानदार रहता है, तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। बिल्कुल। आपका अब तक का सबसे पसंदीदा साहित्यकार या कवि आपके कौन से हैं जो आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा देते हैं? मैं इसको 3 भागों में बांटूंगा। 3 भागों में? सबसे पहले मैं पुराने जो हमारे साहित्यकार हैं, जिनके पहनने को चप्पल भी नहीं होते थे, मैंने एक मुंशी प्रेमचंद जी फोटो देखी थी जिनमें चप्पल फटे हुए थे, और मुंशी प्रेमचंद जी की जो लेखनी है जी आज भी इतनी सामयिक लगती है कि जब आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि मेरे आसपास का कोई चरित्र जो है वो ये लिख रहे हैं। तो आप देखिए किस जमाने में उन्होंने, हम वाल्मीकि की बात करते हैं, रामायण पहले लिख दी, लेकिन हम कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने आज के युग को उस समय देख लिया। तो आप देखिए विजन कितना स्ट्रांग रहा होगा। जब आप जयशंकर प्रसाद की हिंदी पढ़ते हो, प्रकृति का विचरण पढ़ते हो, तो आपको लगता है कि किस तरह का साहित्य का उनके अंदर आकलन की क्षमता होगी। निराला जी, महादेवी वर्मा जी, ये एक युग था। इसके बाद युग था ये एक अपना। हाँ, इसके बाद एक युग आया जिसके अंदर आज जो मैं मानता हूँ उसमें गुलजार जी जो लिख रहे हैं, या गुलजार जो बात करते हैं, जहाँ उनका अदायगी की अदा है, या लोगों को पढ़ने की जो क्षमता है, या चांद के बारे में जब वो बात करते हैं, या पेड़ पौधों के बारे में बात करते हैं, या चलते हुए राहगीर के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि गुलजार ज़िंदगी को बहुत करीब से पढ़ने की क्षमता रखते हैं। तो हम दीवाने हो जाते हैं बस ऐसे लोगों के साथ। क्या बात कही है सर, आपने तो बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। और कहता है ना कि कोई इस चांद पे फिदा है, कोई उस चांद पे फिदा है, कोई इस चांद पे फिदा है, कोई उस चांद पे फिदा है, जरा कोई उस चांद से तो पूछो वो चांद किस चांद पे फिदा है। तो यानी कि पढ़ने लिखने का शौक़ आपका अनवरत जारी है और साथ में ये अभी तक चलता आ रहा है। आपको पत्र लेखन का भी शौक़ है जी। और आज के ज़माने में पत्र लेखन देखा जाए तो बिल्कुल समाप्ति के कगार के ऊपर हो चुका है। वहाँ यह है कि सरकारी पत्र लेखन का व्यवहार चलता रहता है, पढ़ना, पहले इंसान चिट्ठी लिखता था, अपने दिल की बातें कहता था। तो आपको पत्र लेखन का शौक़ कैसे लगा और आपने अब तक किन किन लोगों को पत्र लिखे हैं? मैं पत्र लेखन के बारे में आपको बताऊंगा। शुरुआती दौर था हमारा, जब हम लोग, ये सन 1980 की बात है जी, 1980, आज से करीब करीब 42 साल पहले की। एक यंग जवान लड़का जो नेकर पहने हुए और 2 पट्टी के चप्पल पहने हुए गलियों में घूमता हुआ, अगर मान लो टाउन हॉल की किसी स्टेज पे पहुंच जाए, तो जो वहाँ के गणमान्य लोग होते थे उनको ये लगता था कि ये नाकारा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच के हुजूम के अंदर एक विशिष्ट व्यक्ति अपनी एक पहचान रख के एक स्टेज पे आता है, ऐसा माहौल था। हमें लगा कि वहाँ तक पहुँचने के लिए शायद ये रूप, ये सब चीज़ें जो है वो व्यवस्थित नहीं है। तो मैं जब वहाँ नहीं पहुँच पाता था
तो मैंने चिट्ठी से अपने भाव अभिव्यक्त करने चालू कर दिए बड़े बड़े लेखकों को। उसमें मुख्य रूप से अगर मैं बात करना चाहूँगा, करतार सिंह दुग्गल, शिवानी, मन्नू भंडारी, काका हाथरसी, विष्णु प्रभाकर, ये ऐसे लोग थे उस ज़माने के जिनसे हम लोग मतलब उनसे प्रभावित होते थे, उनकी लेखनी से। जब विष्णु प्रभाकर की एक बुक आई थी आवारा मसीहा जी, शरत चंद्र जी की ये जीवनी थी, बहुत लंबी चौड़ी बड़ी किताब थी। जब हम लोगों के हाथ में देखते थे उस ज़माने के जो बड़े लोग, वो सोचते ये बच्चा क्या ये आवारा मसीहा कैसे पढ़ेगा ये, और इसमें अकल नहीं है, अपनी किताब तो पढ़ ही नहीं पाता है स्कूल की, और आवारा मसीहा हाथ में लिए घूमता है। तो हम लोग जो ये लाइब्रेरीज होती थी स्थानीय पुस्तकालय, वहाँ जाके मेंबर बन के वो किताब लेके आ जाते थे, घंटों उस किताब को पढ़ते थे, फिर उसके बारे में अपने राय बना के और उसको विष्णु प्रभाकर जी को लिख देते। अच्छा, क्योंकि किताब के अंदर लेखक का एड्रेस होता था जी, उस एड्रेस से हम लोग चिट्ठी लिखते। कभी जब वापस लौट के चिट्ठी आती है और 16 साल का एक नौजवान उस चिट्ठी को देखता तो मन बल्लियों उछलता था, बड़ा अच्छा लगता था कि ज़िंदगी में हम भी जो है विष्णु प्रभाकर की चिट्ठी उस चीज़ पे लिख दी जिस पे हमने उनको लिखा, प्रकृति चित्रण हो ये। तो आप देखिए 40 साल पहले हमने लेखकों को संवाद जारी कर लिया, हमने बातचीत करने का सिलसिला जारी किया जी। इसी तरह का एक वाकया है काका हाथरसी के बारे में जी। काका हाथरसी, जब हमने पत्र लिखा तो काका हाथरसी ने हमारी जो चिट्ठी है उस पर कविता लिख दी। क्या बात हम जालोरी गेट रहते थे जोधपुर में। अच्छा, तो काका हाथरसी ने लिखा, अविनाश कुछ दिनों तक तुम करो वेट, कभी आऊँगा मैं जालोरी गेट। इस तरह से उन्होंने, मुझे याद है आज भी, कि पूरी एक मेरे को समर्पित एक कविता लिखी, और उस कविता को जो है मैं जब उनके पास लेके गया, जब वो जोधपुर आए थे, बड़े खुश होकर मेरे को पास बिठाया और बोले, तुम इस उम्र में अगर ये करें तो हमारी उम्र में आओगे जब तुम क्या हो जाओगे। क्या बात है सर, क्योंकि काका हाथरसी एक ऐसा व्यक्तित्व हैं कि जिनको कौन नहीं जानता। उन्होंने सिर्फ केवल क्षेत्रीय स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। और उन्होंने आपके लिए कविता लिखी, मतलब आपकी पत्र लेखन के ऊपर। तो ऐसा कभी हुआ कि आपने जितने भी जो सेलिब्रिटीज़ लोग थे, आपने इन सभी को पत्र लेखन लिखा हो और उनकी तरफ से आपको कोई ऐसा विशेष कॉम्प्लीमेंट मिला हो जो आपको आज भी याद है और जिसको याद करते आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आती है? ये एक वाकया बहुत मुझे अभी भी याद है। कपिल देव जो है बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के तौर पे उभर के आए थे जी, जब वर्ल्ड कप में। तो मैंने चिट्ठी लिखी कपिल देव, चंडीगढ़ में उनका एड्रेस तलाशता रहता था। तो मैंने कपिल देव को एक चिट्ठी लिखी, उसमें मैंने लिखा अपना जो भी एक बाल सुलभ बातें लिख पाता था, कि बहुत ज़्यादा ज्ञान और ऐसा नहीं है कि मैं हिंदुस्तान की पूरी क्रिकेट पे कुछ स्टैटिस्टिक्स जानता था जी, लेकिन मैंने बाल सुलभ बातें लिखी। तो कपिल देव की जो मदर थी, उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी। आप देखिए, एक माँ अपने बेटे के लिए चिट्ठी लिख रही है तो वो जरूर कहीं न कहीं उनके दिल को छू गई होगी मेरी बातें। बिल्कुल। तो उसकी माँ ने, कपिल देव जी की माँ ने मुझे चिट्ठी लिखी कि बेटा, कपिल बेटा जब आएंगे तो मैं उन्हें बोलूँगी, वो तुम्हें पत्र लिखेंगे, अभी वो वहाँ गए हुए हैं। तो आप देखिए कि ज़िंदगी जो है वो कपिल देव की हस्ताक्षर वाली चिट्ठी या कपिल देव से बात करने वाले लोग बहुत होंगे, लेकिन उनकी माँ का पत्र मिलना अपने आप में मुझे लगा कि मैं उस माँ के दिल तक पहुँच गया। क्या बात है सर, मतलब कपिल देव वो नाम है जिन्होंने हिंदुस्तान को पहला वर्ल्ड कप दिलवाया। 1983 का वर्ल्ड कप आज भी सबको याद है, और उनकी माँ की लिखी हुई चिट्ठी आपके पास में। तो कहते हैं ना कि हर शब्द में एक दर्द है, हर शब्द में एक दर्द है, और उस दर्द में एक एहसास है। उस एहसास में कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो और सिर्फ तुम हो। तो पत्र लेखन का व्यवहार आपका जारी रहा, और आप अभी इन दिनों कुछ किताबें भी लिख रहे हैं। तो आपका किताबें लिखने का मुख्य विषय कौन सा है? आप किस विषय पे सबसे ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल मानते हैं? मैं केवल और केवल अपने आप को कविता पे केंद्रित करके रखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कविता को भी मैं छोटी कर दूँ। तो मैं कई बार मुक्तक लिख के 4 लाइन में ये चाहता हूँ कि ज़िंदगी का जो दर्शन है लोगों तक पहुँच जाए, क्योंकि क्रिकेट जो है वो T20 तक आ गया है, लोगों के पास फुर्सत नहीं है, 2 मिनट नूडल्स का ज़माना है, हर व्यक्ति भाग दौड़ में है। अगर वो 4 लाइन पढ़ के मेरे तक पहुंच जाएगा तो मेरे लिए बहुत है। बहुत लंबी कविता मैं लिख सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कई बार कि वो 40 लाइन की कविता अगर नहीं पढ़ेगा कोई व्यक्ति तो वो निरर्थक हो जाएगी। यानी कि गागर में सागर भरने वाली आप रीत अपनाते हैं? ये कोशिश करता हूँ। तो सर 1-2 मुक्तक हो जाए हमारे प्यारे से दर्शकों के लिए। जी जी, मैंने बहुत छोटी छोटी लाइनों में अपने आप को
अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। लहरों को शांत देख खुश मत होना, लहरों को शांत देख खुश मत होना, उठेगी तो तूफान लेके आएगी साहिब। साहिब मेरा जो है मैंने कबीर से लिया। अच्छा। कबीर जो है वो आम श्रोताओं को साहिब कहते थे, तो मैंने साहिब वहाँ से उठाया है। एक सूफी का हल्का सा एक ध्वनि आती है जो मुझे अपने आप को संतुष्ट करती है, तो मैं मुक्तक में कई बार साहिब शब्द का प्रयोग करता रहता हूँ। इसी तरह एक मेरा मुक्तक है, उड़ो यकीनन उड़ो, उड़ो यकीनन उड़ो, लेकिन वहीं तक जहाँ से ज़मीन हमेशा दिखती रहे। क्या बात है। इसी तरह मैंने एक लिखा, आकाश की परतें हटाकर, आकाश की परतें हटाकर आराध्य को ढूंढ रहा था, अचानक आवाज आई, स्वयं में ही तलाश ले। क्या बात है। यानी कि इंसान का स्वयं आत्म दर्शन और साथ में आत्मचिंतन करना ही ईश्वर की अनुभूति करा देता है। जी। जैसा आपने बताया कि हर एक कलाकार को अभिव्यक्ति का एक माध्यम चाहिए होता है। आपके अंदर भी एक कलाकार है और बहुत अच्छा कलाकार है जिनसे इस वक्त मैं बातचीत कर रहा हूँ। तो आपका जो अभिव्यक्ति का माध्यम आपको मिल चुका है या अब आप अभी उसकी तलाश में हैं? मैं ये सोचता हूँ कि अभी मैं बिल्कुल नर्सरी में हूँ। मैंने स्टार्ट किया है जीवन में कुछ सोचना समझना, लेकिन हाँ, ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन ये किताबों के अलावा जब आप चलते हो, बैठते हो, दौड़ते हो, ट्रेन में होते हो, बस में होते हो, कार में चल रहे होते हो, किसी से बात कर रहे होते हो, कोई आपसे बात कर रहा होता है, आप टीवी देख रहे होते हो, आप सीख रहे होते हो। अब ये एक सतत प्रक्रिया है। आप उस प्रक्रिया में कितने तल्लीन होते हो, कितने संलग्न होते हो, तो आपको सीख पाओगे जी। अदरवाइज तो क्लास चलती रहेगी, आप कहीं और होंगे। और ज़िंदगी अमूमन जैसा मैंने देखा है, बहुत से लोग मौके तो बहुत मिलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें उतने तल्लीनता से संलग्न हो। मैं कोशिश करता हूँ, कई बार घंटों बस स्टैंड पे खड़ा ये देखता रहता हूँ कि व्यक्ति क्या कर रहा है। अगर आप किसी व्यक्ति को सूक्ष्मता से अध्ययन करोगे तो आपको ये नज़र आएगा कि व्यक्ति खुद अपने आप में किताब है। एक फक्कड़ जो फ़कीर है, अगर आप उसका पूरा अध्ययन करते हो तो बहुत कुछ लंबी 60 साल का फक्कड़ फ़कीर जो रोड पे खड़ा है, आप क्या समझते हो वो केवल आपसे एक 10 मिनट भीख मांगने आया है? वो एक पूरी किताब है। उसको आप पढ़िए, उसके वेशभूषा को देखिए, उनके बालों का बिखरापन देखिए, उसकी शक्ल देखिए, उसके चेहरे के हाव भाव को पढ़िए, आपको लगेगा कि ज़िंदगी बहुत कुछ अलग है, वो है ही नहीं जो आप समझ रहे हो। तो ज़िंदगी जीने का अलग अलग तरीका है। मैंने जीवन जीना स्टार्ट ही किया है। हाँ, ईश्वर मुझे अगर मौका दिया तो मैं कुछ सीख पाऊँगा, और जब तक जीऊँगा तब तक लिखता रहूँगा और अपने आप को अभिव्यक्त करता रहूँगा। कहा जाता है कि जीवन का हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर के आता है, और सच में कुछ जो बीत जाता है वो कुछ छोड़ के जाता है। तो आपके पास्ट लाइफ का कोई एक ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा किस्सा जिसको लेकर के आपको आज भी मलाल होता हो कि काश मैं वो कर लेता तो आज कहीं और होता? जब मैंने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की तो कई बार ये लगता था कि जिस जगह या जिस समाज में हम पैदा हुए हैं जी, हम कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारे जाने के बाद लोग हमें याद करें। तो एक कश्मकश रहती थी हमेशा, या तो वो काम कर लो या फिर रोजी रोटी कमाने के लिए अपनी नौकरी कर लो। जब एक इंसान 10 से 6 के बीच में नौकरी करता है और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी जीता है तो बहुत कुछ पीछे छोड़ता जाता है। मुझे लगता है मैं ये सब नौकरी वोकरी मुझे करनी नहीं चाहिए थी। मेरे को ज़िंदगी मेरे हिसाब से जीनी चाहिए थी, जिसका मुझे मलाल है। मैं अगर एक भौतिक रूप से सुखी परिवार में पैदा होता तो शायद मैं वो सब काम नहीं करता जो आज कर रहा हूँ। इस बात का मुझे मलाल है कि मुझे वो सब काम करने पड़े जो मेरी जो व्यक्तित्व है या जो मेरा पर्सनैलिटी है उसके अनुरूप नहीं है। तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, जैसे मैं लेखन में बहुत कुछ करके बहुत किताबें लिख सकता था, बहुत आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैं नहीं, ऐसा मुझे लगता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सब सच हो, लेकिन हाँ, मेरा जब आपने मलाल पूछा तो मेरा ये ज़रूरी था कि मैं उसका आपको उत्तर सही दूँ। कहते हैं कि इंसान जब अपनी लाइफ में सक्सेस होता है, सफलता के और आगे बढ़ता है, तो उसमें उसके परिवार का योगदान होता है। तो आपकी इस सफलता के सफ़र के अंदर आपके परिवार के किस इंसान का सबसे ज़्यादा योगदान है? मैं 3 लोगों का नाम लेना चाहूँगा जी। हमारा जो बचपन है बड़ा मुफलिसी में गुजरा। ज़िंदगी जो है, जब लोग आधुनिकता से भरी ज़िंदगी जीते थे, सब कुछ संसाधन होते थे, तो मुझे याद है मैं हमेशा जो है वो
पैंट से कतरी हुई एक थैली बना करती थी, जो मेरी माताजी जो है वो घर पे ही सिल देती थी। उसमें किताबें डाल के हम इसे लटका के स्कूल जाया करते थे, परंपरागत स्कूलों में। जी। जब वो परंपरागत बड़ा स्टाइलिश बैग लेके आते थे तो हम कौतूहल भरी दृष्टि से उन बैग को देखा करते थे कि इतने बड़े अच्छे बैग सुंदर से, जिसमें आगे पेन डालने का अलग होता है, किताब डालने का अलग होता है। हमारा तो किताब, पेन, टिफ़िन सब एक थैले में होता था। तो इस तरह की ज़िंदगी जब जी रहे थे तो मैं सोचता हूँ कि मेरी माँ अगर ने जो सब कुछ मुझे जो एक माहौल दिया और बचपन से लेके खड़ा होने तक उन्होंने एक बैसाखी का सहारा नहीं दिया होता तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाता। एक मैं स्पेशली नाम यहाँ पे लेना पाऊँगा, एक हमारे भाई साहब जो जिनका नाम मैं यहाँ स्पेशली लेना चाहूँगा, महेश जी बोड़ा है। वो हमारे साथ बचपन से रहे और उन्होंने ज़िंदगी में जब जब भी हम लोग तकलीफ़ में आए तो अंगुली पकड़ ली। तो कहते हैं ना कि जब कोई आपको तकलीफ़ में अंगुली पकड़ ले तो वो ऐसा लगता है कोई भगवान का रूप है, क्योंकि आप समुद्र के किनारे खड़े और किसी ने धक्का दे दिया और पता पड़ा दूसरे ने अंगुली पकड़ ली, तो उस माहौल के अंदर वो कुछ इस तरह से आए कि हमारी अंगुली पकड़ ली। तो हम लोग उस जो समुद्र के किनारे से घिरने वाली अवस्था थी उससे आगे आ गए। उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इन दोनों लोगों का तो बड़ा रहा ही है योगदान। तीसरा जो योगदान है उसका जिक्र करना यहाँ लाजमी होता है कि मेरी पत्नी, जिसके बारे में नहीं करूँगा तो मुझे तो बहुत बड़ा योगदान है उनका भी। वो खुद एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, बड़े अच्छे पेंटर हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के कई बड़े बड़े कलाकारों की जो कलाकृतियों को भी बनाया, इसके अलावा खुद भी बनाती रहती है। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, अक्सर कहा जाता है कि जब एक घर के अंदर बहुत सारे कलाकार होते हैं तो वो कलाकार आपस के अंदर बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपकी वाइफ ने कोई पेंटिंग बनाई हो और उस पर आपने कोई कविता लिखी हो, या आपकी किसी कविता पे आपकी वाइफ ने कोई पेंटिंग बनाई हो? मैं अक्सर जब उनकी पेंटिंग है, जब वो कैनवास पे कुछ उकेर रहे होते हैं तो मैं कविताएं उसको देख के भी कई बार लिख रहा हूँ। मेरी कई उनकी जो पेंटिंग्स है, या जब वो कुछ काम कर रहे होते हैं तो एक प्रेरणा स्वरूप उनको लेता हूँ। तो मैं लिखता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, और मैं जनरली एक डायरी बगल में ही पड़ी रहती है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ बना रहे होते हैं, अगर मुझे कुछ याद आता है तो 2 लाइन लिख के रख देता हूँ। जब वो जो 2 लाइन होती है वो मेरी पूरी कविता का सार होता है। उसको फिर बाद में मैं बड़ी करनी है, छोटी करनी है, वो बाद में कर लेता हूँ। लेकिन हमेशा जो हर कविता है उसके पीछे कहीं न कहीं मैं उनकी चित्रकृति को भी देखता रहता हूँ। सर, अगर ऐसी बात है तो हम जानना चाहेंगे, जो इतने भी हमारे इस वक्त दर्शक लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके लिए आपकी एक प्यारी सी कविता जो आपने आपकी वाइफ को ध्यान में रख के लिखी हो या उनकी किसी पेंटिंग को ध्यान में रख के लिखी हो। मैं सबसे पहले तो उनकी एक पेंटिंग थी कृष्ण स्वरूप, जो मोर के पीछे का कुछ इस तरह का था। जब वो बना रहे थे तो मैंने एक कविता लिखी जी। मैंने लिखा, जिंदगी तूने बहुत कुछ दिया है। या जिंदगी जो है वो मैं उनको, मेरी पत्नी को जो है वो, क्योंकि हम लोग एक पारंपरिक परिवार से, तो कई बार जो है बहुत सारी चीज़ों को छिपा के बात करते हैं। हम सीधा, जैसे आज के ज़माने में तो आप अपनी पत्नी को कॉल करके नाम से बुलाओगे, उसको बोल दोगे। हम तो उस ज़माने से आते हैं जब मेरे को अगर जाना होता था बाहर, और अगर मेरे पिताजी ऊपर खड़े हैं तो मैं स्कूटर भी गली के बाहर जाके खड़ा रहता था और पत्नी बाद में आती थी, बैठ के जाती थी। तो हमने थोड़ी सी कुछ चीज़ें छिपा के लिखी है, लेकिन भाव स्पष्ट हो जाएंगे जी। जिंदगी तूने बहुत कुछ दिया है, जिंदगी तूने बहुत कुछ दिया है, अब तो बस हमेशा के लिए नाचूंगा, गाऊंगा, मुस्कुराऊंगा, और अंत में गले लगा लूँगा उस चाहत को जिससे सब डरते हैं, एक शांत ना खुलने वाली नींद। क्या बात है। यानी आपने तो पूरी लाइफ का सार इन शब्दों में उतार के रख दिया है कि कहते हैं एहसासों का सम्मिश्रण आपने जिस अंदाज में किया है वो एक अलग दुनिया में ले जाते हैं जी। तो आपकी कोई 2-4 और कोई कविता या कोई गीत या भजन जो आपने लिखे हों, आपको पसंद हो? मैं हमेशा जो प्रकृति पे जब बात कर रहा था तो मेरी कुछ कविताएं प्रकृति पे है जो मैं ज़रूर जो आज के जो युवा हैं या आज की जो पीढ़ी है उनको शायद पसंद आए। मैंने लिखा, चांद कोहनी के बल औंधे मुँह तारों को निहार रहा था, न जाने कब एक तारा टूटा और ब्रह्मांड में विलीन हो गया। अब उस जगह शून्य के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। गहन अंधेरा
घनघोर अंधेरा, सब तारों के मध्य एक प्रश्नवाचक चिन्ह। आज वो टूटा है, कल हम सब टूट जाएंगे। एक एक करके सबको जाना है, ये जीवन एक विश्राम मात्र है। चंद लम्हों का ये विश्राम काश थम जाए और आप हम सब विलीन न हो कुछ वक्त, शायद इसी बहाने दंभ अकड़ सब खत्म हो जाए। बस जब तक चमके चमकते ही रहे, दमकते ही रहे, चमचमाते ही रहे। क्या बात है, आपने तो जीवन के सत्य को चंद शब्दों में उतार के रख दिया है और बिल्कुल जीवन का चित्रण ऐसा करके दिया है कि इंसान को एकदम आध्यात्म की अनुभूति हो जाती है। आजकल देखने में आ रहा है कि बहुत सारी युवा लोग लिखने का शौक़ है, उनको कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, 2 लाइन 4 लाइन लिखते रहते हैं। तो ऐसे समय में आपका जो अनुभव है उसके माध्यम से आप युवाओं को लेखन के क्षेत्र के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा एकमात्र जो सबसे गहन जो चिंतन है या जो बात है वो मैं कहना चाहूँगा, वो एकमात्र है, पढ़ना पड़ेगा। आज का युवा पढ़ नहीं पा रहा है। मोबाइल एक ऐसा नशा हो गया है कि उस चक्कर में सोशल मीडिया ने पूरा ही जो है इनको एक नशे के उस गहन धुएं में शामिल कर लिया है। मुझे लगता है अगर किताबें पढ़ी जाएगी जी, बहुत अच्छे अच्छे लेखक हैं, अमृता प्रीतम है, गुलजार है, और मैंने पहले भी नाम लिए हैं, उन सब लेखकों को पढ़ना। आप जयशंकर प्रसाद को पढ़िए, आप दुनिया भूल जाओगे। बहुत अच्छी किताब है। आप टैगोर पढ़िए, आप लोग इवन बच्चन साहब को पढ़िए, हरिवंश राय बच्चन को पढ़िए। आप अभी के अगर पढ़ रहे हैं आप, तो बहुत लेखक अच्छे अच्छे लिख रहे हैं। कुंवर नारायण पढ़िए, नरेश सक्सेना है। आप अभी करंट में बहुत अच्छे लोग लिख रहे हैं, उनको भी पढ़ा जा सकता है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप पढ़ना पड़ेगा, अगर आप बहुत अच्छा लिखना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा, आपको किताबों को अपने अंदर आत्मसात करना पड़ेगा। क्योंकि किताबें, कहा जाता है कि किताबों से बेहतर कोई दोस्त नहीं होता। फिर भी जीवन में कुछ लोग आपको शायद धोखा दे सकते हैं, पर लेकिन किताबों को अगर आपने आपका मित्र बना लिया तो निश्चित तौर पर आप जीवन के हर कदम पर आप सक्सेस होंगे। आप आज इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक आपका आभार। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दोस्तों, घड़ी की सुइयां हमें कुछ इशारा दे रही है, अब जाने का वक्त हो चला है। पर उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अब आप आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम धरती दोहरारी को YouTube पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और साथ ही दिए गए लिंक पे क्लिक भी करना है। और इसके अलावा आप हमसे Facebook और साथ में ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की, उठिए और साथ में हमसे जुड़िए फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कार्यक्रम में पधारने के लिए। थैंक यू सर, बहुत जय हिंद, शुक्रिया सर, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू।